Hello, my dear students. Welcome you all in biology class. I hope you all are fine and healthy. तो बच्चों बायोलॉजी क्लास आपकी शुरू होने जा रही है और क्लास शुरू होने से पहले कुछ बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी नए यूनिट की शुरुआत होती है वहाँ पे एक बायोलॉजिस्ट के बारे में दिया रहता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि इंटायर सेशन में पूरा सिलेबस आपका क्या है, क्या चैप्टर्स हैं और सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बच्चों आपको याद होगा क्लास 11th में आपने 5 यूनिट्स पढ़ा था जिसमें टोटल 22 चैप्टर्स थे। क्लास 12th में भी आपको 5 यूनिट्स ही पढ़ना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूं। तो क्लास 12th में जो पहला यूनिट होगा आपका वो है रिप्रोडक्शन। जो दूसरा यूनिट आप पढ़ेंगे वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। थर्ड यूनिट आप पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट यूनिट आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड द लास्ट वन इज इकोलॉजी। तो ये 5 यूनिट्स है जो हम लोगों को पूरे सिलेबस में पढ़ना है क्लास 12 में। पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड द लास्ट इज इकोलॉजी। देखिए, रिप्रोडक्शन में आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में भी आपको 3 चैप्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर्स एंड इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। रिप्रोडक्शन के लिए जो सीबीएसई मार्क्स अलॉट करता है फॉर क्लास 12th वो है 14 मार्क्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 14, बायोटेक्नोलॉजी 10 और इकोलॉजी 40। तो आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 70 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। तो ये आपका इंटायर सिलेबस है जो आपको सेशन में पढ़ना है बच्चों। आप इसको सिस्टम पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों यूनिट शुरू करने से पहले हम लोग डॉक्टर पी माहेश्वरी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। डॉक्टर पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। डॉक्टर पी माहेश्वरी अपने शॉर्ट लाइफ स्पैन में बहुत सारा वर्क किया इन्होंने, और जो इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए, फर्स्ट एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी पब्लिश हुआ था 1964 में, और 1964 में इन्हीं के लीडरशिप में
पहला जो बायोलॉजी का जो पब्लिकेशन हुआ वो इन्हीं के लीडरशिप में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इन्होंने वर्क किया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बॉटनी डिपार्टमेंट में इन्होंने सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी डेवलप किया। इन्होंने टिश्यू कल्चर पे वर्क किया। टिश्यू कल्चर के बारे में आप पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर के टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया। और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक पे इन्होंने वर्क किया। तो डॉक्टर पी माहेश्वरी वो बायोलॉजिस्ट हैं जिनके लीडरशिप में एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला एडिशन 1964 में पब्लिश हुआ था। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बॉटनी डिपार्टमेंट में इन्होंने सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी को डेवलप किया, टिश्यू कल्चर पे वर्क किया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे वर्क किया। तो बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे, सिस्टम पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन, और उसमें भी पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इस यूनिट के लिए बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स अलॉटेड है, यानी इस यूनिट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये पहला चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अभी 2020 जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, और जब उस टॉपिक पे हम लोग पहुंचेंगे तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था, और जहां जहां मैं आगे बढ़ता जाऊंगा जैसे से आपको बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आप टिक कर लेंगे जैसा हम लोग क्लास में करते हैं। तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो पहली चीज समझना है बच्चों वो है लाइफ स्पैन। टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको समझना है, लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन है टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ का टोटल टाइम पीरियड बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है बच्चों उसी को आप बोलते हैं लाइफ स्पैन। बच्चों लाइफ स्पैन does not directly concern with size। साइज से डायरेक्ट इसका कोई ऐसा कंसर्न नहीं होता है लाइफ स्पैन का, कि जो बहुत बड़े हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, जो छोटे हैं उनका कम है, ऐसा नहीं है। उसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं क्रो का, पैरेट का, तो देखिए क्रो और पैरेट इन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों का अगर आप लाइफ स्पैन देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें आएगा। जैसे क्रो का लाइफ स्पैन ऑन एवरेज 15 ईयर्स माना जाता है, और पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स माना जाता है। उसी तरह आप एलिफेंट का एग्जांपल लेंगे तो वो 70 ईयर्स
ऑन एवरेज माना जाता है 70 to 90 ईयर्स। डॉग का लेंगे ऑन एवरेज 20 ईयर्स। तो ये साइज के अकॉर्डिंग नहीं है और साइज से इनका कोई डायरेक्ट ऐसा कोरिलेशन नहीं होता है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन का 3 फेज होता है बच्चों। लाइफ स्पैन का 3 फेज है। जिसमें बर्थ, ग्रोथ, एंड डेथ, 3 फेजेस आते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, उनका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, फाइनली उनका नेचुरल डेथ हो जाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है। तो नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, मतलब हमेशा के लिए सरवाइव करता है ऐसा नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है ऐसा नहीं। बट इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, वो आपको नोट करना जरूरी है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे, प्रोटोजोन है, आप जानते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बायोलॉजिकली बोला जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक्सेप्शन रिप्रेजेंट करते हैं इसका नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल का। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और डिवाइड करने के बाद जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल है, वो खत्म हो जाता है और नया न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म फिर सरवाइव करता है। तो इसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। और इसमें जो डिवीजन है वही इनका मोड है रिप्रोडक्शन का और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो बच्चों ये टिक कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सिस्टम को पॉज कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। बच्चों जैसा चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग और इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आइए रिप्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल phenomena by which an organism maintain continuity of its species or race। रिप्रोडक्शन क्या हुआ? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल phenomena by which an organism maintain continuity of its species or race। और रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं और जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसको आप क्या बोलेंगे? पेरेंट ऑर्गेनिज्म। दे आर कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों रिप्रोडक्शन क्या हुआ? इट इज अ बायोलॉजिकल phenomena by which an organism produces new organism and maintain continuity
ऑफ इट्स स्पीशीज और रेस। तो रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों हुआ? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ऑर्गेनिज्म में तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली रिप्रोडक्शन की दो कैटेगरी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से लिखते हैं जिससे आपको टॉपिक तैयार करने में आसानी होगी। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको क्या बोलेंगे? इट इज यूनिपेरेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is biparental method। बच्चों यूनि का मतलब आप समझ रहे हैं, मीन्स सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जहां पे बाई मीन्स टू, तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो मियोसिस, इसमें कोई भी मियोसिस नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। बच्चों हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं माइटोसिस मियोसिस, मैंने बताया था आपको। मियोसिस आपको याद होगा, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर cells which have just half number of chromosome as compared to parent cell। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको बोलते हैं क्लोन। और यहां पे नो सच केस। अब ऐसा क्यों है, इसका नेक्स्ट रीजन हम लोग लिखेंगे। बच्चों क्लोन आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप कोई पेपर है, कोई रिकॉर्ड है, उसका फोटो स्टेट आप कराते हैं, तो फोटो स्टेट को आप क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। तो यहाँ जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होता है न्यू ऑर्गेनिज्म, पर यहाँ पे हम लोग कार्बन कॉपी नहीं क्लोन बोलते हैं। क्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर, और ये सिमिलर होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन। तो आप बोल सकते हैं जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली, और मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, इसलिए इसको आप क्लोन बोलते हैं। तो बच्चों आइए एक बार याद कर लेते हैं इसको, तीन क्या डिफरेंस हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज यूनिपेरेंटल मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बाइपेरेंटल मेथड। In asexual reproduction, there is no meiosis. Meiosis occurs. In asexual reproduction, the new organism form are called clone because they are identical, means similar to their parent organism. Genetically and morphologically, they are similar. तो आप इसको सिस्टम को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट डिफरेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग asexual reproduction
there is no formation of variations. यहां पे वेरिएशंस का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस और फॉर्म। अब ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो क्लोन है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, यानी उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं हो रहा है, कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे। वेरिएशन मींस डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज। यहाँ पे वेरिएशंस बन रहे हैं। आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था मियोसिस फर्स्ट में पैकिटीन स्टेज, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं, जैसे न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं और वो उससे वेरिएशंस का फॉर्मेशन होता है। वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिज्म के लिए? वेरिएशंस हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में इन चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। बच्चों ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको प्रॉपरली नोट करके रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ asexual reproduction। टाइप्स ऑफ asexual reproduction। बच्चों asexual reproduction मेनी टाइप्स के होते हैं, जिसमें मेन कैटेगरी है फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, by formation of different kinds of spores। ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ, आइए इसको याद कर लेते हैं। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग फिजन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फिजन क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए फिजन का मतलब होता है टूट जाना, डिवाइड करना, प्रोड्यूस करना। तो फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो सेल भी हो सकता है, वो प्रोड्यूस करता है टू और मोर देन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जिसको आप बोलते हैं फिजन। अब यहां पे देखिए वर्ड आया टू और मोर देन टू, उस बेसिस पे फिजन को भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फिजन में कैटेगरी हुआ बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एंड प्लाज्मोटोमी। फिजन तीन तरह का हुआ, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी। अब बच्चों बाई मीन्स टू, यानी बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ फिजन जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, दिस इज बाइनरी फिजन। मल्टीपल, जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, मल्टीपल मीन्स मेनी, यानी एक ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। एंड प्लाज्मोटोमी
इज एक्सेप्शनल अनदर केस, जो मैं आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अब देखिए बाइनरी फिजन को भी आप क्लासिफाई करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स का हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, लाइक सिंपल बाइनरी फिजन, then longitudinal binary fission, then there is transverse binary fission, and oblique binary fission। देखिए अगर सेल इरेगुलरली डिवाइड कर जाता है, उसका कोई डेफिनिट प्लेन नहीं है, दैट इज सिंपल बाइनरी फिजन। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हैं अमीबा। अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मींस लॉन्गिट्यूडनली अगर सेल डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल आप लेंगे यूग्लिना। यूग्लिना आपको याद है, आपने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा था। देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मींस अगर ट्रांसवर्स डिवाइड कर रहा है, इसका एग्जांपल आप लेंगे पैरामीशियम। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन एक ओब्लिक होता है, इफ लाइन ऑफ डिवीजन occurs in oblique way then it is oblique binary fission। और इसका एग्जांपल डाइनोफ्लैजलेट्स में सीरेशियम एग्जांपल है, इसको आप लेंगे। तो बच्चों फिजन क्या हुआ, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज और लर्न कर लेते हैं। फिजन is a method of asexual reproduction in which a cell or organism divide to form two or more than two organisms। उस बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरी हुआ, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी। बाइनरी फिजन बाई मीन्स टू, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म टू ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। अगर ये इरेगुलरली हो रहा है इन एनी मैनर देन दिस इज अमीबा, एग्जांपल लिया आपने। और लॉन्गिट्यूडनल, इफ बाइनरी फिजन इज अकरिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनल प्लेन देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एग्जांपल यूग्लिना। अगर ट्रांसवर्स तरीके से हो रहा है तो उसको बोलेंगे पैरामीशियम, और अगर ओब्लिक वे में हो रहा है तो उसको बोलेंगे ओब्लिक बाइनरी फिजन, एग्जांपल सीरेशियम। बच्चों आप सिस्टम पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। बच्चों अभी तक आपने जो पढ़ा है उस पर बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज आपने जो भी पढ़ा है अभी तक वो आपको रिवाइज हो जाएगा और लर्न हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, नेम बायोलॉजिस्ट who has strong contribution in bringing out first textbook of NCERT biology for higher secondary students। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे और लिखेंगे व्हाट इज लाइफ स्पैन, क्वेश्चन मार्क, नेम इट्स डिफरेंट
phases. Third question, why unicellular organism are said to be immortal? बच्चों आप सिस्टम पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसके आगे का क्वेश्चन लिख रहा हूं. डिफाइन रिप्रोडक्शन. Why it is essential? Name different types of reproduction and differentiate them. Next question है, what are clones? Why they are called so? Then which method of reproduction is better for survival and why? तो बच्चों ये असाइनमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा.